नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है लखनऊ की जानी मानी समाज सेविका, जिनको बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी प्यार करते हैं। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मधु तिवारी जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार हिमांशी जी, और आज आपके स्टूडियो में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बता नहीं सकती कि शब्दों में कहूँ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मैम, सबसे पहले जितना मैंने आपके बारे में जाना समझा, मुझे पता चला कि आप काफ़ी टाइम से समाज सेवा कर रही हैं और आप एक एनजीओ भी चला रही हैं। तो जब समाज सेवा की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहला एक प्रश्न उठता है कि आपकी नज़र में समाज सेवा क्या है? देखिए, मैं समाज सेवा एक ऐसा शब्द है जिसको कि थोड़े से शब्दों में डिफाइन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये आपके दिल के अंदर एक स्पार्क छुपा होता है ना, वो स्पार्क जब निकल कर आता है और ये गुण या ये स्पार्क बचपन से ही आप में होता है काम करने का। एकदम से हमारी जिंदगी में कोई चीज नहीं आती और हम करने लगते हैं। मेरे अंदर भी इसी तरह से था कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, और ये जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी तब से ये स्पार्क था कि दिल में एक छोटा सा छुपा हुआ था कि मुझे कुछ करना है। लेकिन हमारे टाइम पे उस समय नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि हम निकल नहीं सकते थे। आप 32 साल बैक हो जाओ कि, लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने कहा माँ अब जो करना है वो कर लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बस बहुत दिन से ऐसे ही कर रही थी। फिर एक एनजीओ रजिस्टर कराया, उस एनजीओ के अंतर्गत बहुत सारे काम करने लगी। धीरे धीरे एक समाज में आकर पहचान बनने लगी, और बस आप कहते हैं ना, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी उसके काम करते जाओ, कारवां बनता जाता है। इसी तरह आप लोग जुड़ते जाते हैं। जैसा कि अभी पता चला कि आप आकाश वेलफेयर नाम का एक फाउंडेशन चलाती हैं, तो उस फाउंडेशन के अंतर्गत आप क्या-क्या कार्य करती हैं? आकाश वेलफेयर फाउंडेशन तो एक नाम किसी चीज को काम करने के पहले दिया जाता था, तो एक संस्था है। तो हालांकि उसके अंतर्गत हम लोग जो काम करते हैं वो वृद्धाश्रम पे करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिल तब रोता है जब हम उन वृद्धों को देखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। ये भी सत्य है कि खाली आए हैं और खाली जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है संतुष्टि तब मिलती है जब वो हमें वो दुआएं देते हैं जो शायद कभी कभी मजबूर हो जाते हैं इतना कष्ट सहकर के अपने बच्चों को भी, टूट जाता है दिल। तो बस इस तरह से काम करती हूँ मैं। जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो उनकी फुलफिल करती हूँ। मेडिसिन है, ब्लैंकेट है, खाना है, राशन है। हर महीने किसी ना किसी वृद्धाश्रम को जाता है, और जो मेरी चैरिटी में फ्रेंड सर्कल से इकट्ठा होता है मैं उसी को लेकर काम करती हूँ। जहाँ पे जितना पैसा कम ज्यादा होगा वो सारा मैं लगाऊंगी। कोई फंड, कोई चीज है मुझे ऐसा, कोई मुझे किसी से नहीं चाहिए। मतलब जो करती हैं आप स्वयं करती हैं। अभी आपने कहा कि पहले आपको कहीं ना कहीं करना था पर करने नहीं दिया जाता था, फिर बाद में आपकी फैमिली, आपके बच्चों ने सपोर्ट किया। तो इन सब के पीछे फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि अमूमन क्या होता है ना कि जब बच्चे हो जाते बड़े तो वो हमेशा रोकते हैं कि नहीं, अब आप क्या करोगे, आप घर में रहो। तो इस तरह से आपको देख के लगता है कि आप काफी एक्टिव रहती हैं सारी चीजें, तो घर का सपोर्ट किस तरह से मिलता है? देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर घर सपोर्ट ना करे, बच्चे सपोर्ट ना करें, तो एक माँ और एक पत्नी कुछ नहीं कर सकती। खाना बनाएंगे, प्रॉपर काम करेंगे और अपने घर में अपना जीवन बिताएंगे। जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने काम करने के लिए मुझे प्रमोट किया। वो जानते थे कि मेरी माँ के अंदर कैलिबर है, लेकिन वो चीजें छुपी हुई हैं जो निकल नहीं पाती। ये मौका मिला जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने पूरी फ्रीडम दी, माँ जो करना है कर लो। फिर जब माँ करने लगेगी, बच्चे फ्रीडम देंगे, तो एक बार फिर पापा को भी बढ़कर आगना पड़ता है कहने के लिए कि माँ आपको भी जो करना है कर ही लो आप भी, क्योंकि फिर पापा कहाँ रोक पाते हैं जब बच्चे माँ के साथ खड़े हो जाते हैं कंधे से कंधा मिलाकर, है ना। और फिर एक माँ को उस वक्त जो पैसे की जरूरत होती है ना, वो भी बच्चे पूरा कर देते हैं। पापा नहीं दे रहे तो बच्चे दे देते हैं उतना पैसा, और उन्हीं जरूरतें पूरी होती जाती हैं। फिर माँ कदम बढ़ाती जाती है, आगे चलती जाती है, एक रास्ता बन गया। बस ऐसे ही बच्चों का सपोर्ट मिलता है तो माँ के लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं। इससे बड़ी कोई खुशी, कोई दौलत दुनिया में नहीं है कि जब बच्चे कहते हैं माँ जो कुछ करना है कर लो, और जो पैसा चाहिए होगा वो मैं दूंगा आपको। मैम, जैसे कि आपके एज की अमूमन महिलाएं
घर में रहती हैं, उनके फैमिलीज उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, आप बहुत एक्टिव रहती हैं, तो समाज में कहीं ना कहीं इस चीज को कुछ लोग गलत तरीके से भी देखते होंगे। कोई क्योंकि समाज है, यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तो आप इतनी उम्र में इतना सब करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि हर काम को एक उम्र के उससे बांध देते हैं कि इतने के बाद आपको ये नहीं करना, इसके बाद स्पेशली महिलाओं के लिए ये सारी चीजें ज्यादा है, तो इनको लेकर आप क्या कहना? देखिए हिमांशी जी, जिस समाज में हम रहते हैं, ये समाज ऐसा है कि हमें हर एज पे कुछ बंधनों से बांधता जाता है कि अब शादी हो गई है, अब बेटी है तो दूर दराज नहीं जा सकती पहले के टाइम पे, फिर बच्चे हैं तो उनको पालने हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब पहले की टेंडेंसी बहुत अलग होती थी। अब समाज बदल चुका है, समाज में बदलाव आया है, लेकिन कितना भी बदलाव हो समाज में, फिर आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग हर कदम पे मिल ही जाते हैं। तो इतनी उम्र में आप इन सबको कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई आपको कुछ बोलता है तो मनोबल टूट जाता है, लगता है नहीं अब कुछ नहीं करेंगे, तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल? ये बड़ा सवाल है कि मनोबल टूटता है, लेकिन अगर आपकी क्षमता, कार्य क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों मजबूत है तो आपका मनोबल जीवन में कभी नहीं टूट सकता। आप बढ़ते जाइए, अपने मन से काम करते जाइए और ईमानदारी के साथ करते जाइए, जरूर सक्सेस होंगे आप जिंदगी में। यही मंत्र आप फॉलो करें? यही मंत्र मैंने फॉलो किया। अगल बगल वाले क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कैसे सोचते हैं, क्या दृष्टिकोण है मेरे बारे में, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की। बस मैंने कितना सोचा कि मेरा परिवार मेरे लिए, मेरे साथ है, वो गलत नहीं सोचता तो फिर जय हो। क्योंकि परिवार से बढ़ के कोई चीज होती नहीं। कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो आप इतनी उम्र में भी इतनी यंग दिखती हैं, इतनी ब्यूटीफुल हैं, तो क्या मतलब क्या डाइट वगैरह क्या फॉलो करती हैं? क्या इसके पीछे का क्या राज है? अब हिमांशी जी, आप तो ऐसा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं जो कि अब उसका क्या ही बताऊं कि क्या है। मैंने ऐसा क्वेश्चन इसलिए किया कि आपको देखकर बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होंगी जो घर में पड़े पड़े सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करती हैं। वो पूछती हैं, कभी कभी मुझसे पूछती हैं कि आप मधु मैम कैसे फिट रखते हो अपने आप को, क्यों नहीं आप मोटे होते हो, हम मोटे हो जाते हैं, और हम जिम भी जा रहे हैं, लेकिन अब कितना भी आप जिम कर लो, कितनी भी चीजें आप फॉलो कर लो, लेकिन जब तक आप डाइट में कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप स्मार्ट नहीं दिख सकते हो, आप फिट नहीं रह सकते हो। तो मेन थिंग इज दिस कि आपको डाइट अच्छी रखिए, लेकिन उतना मत खाइए कि ओवर एक्सेस मोटे हो जाइए, और जिम कितना भी जाते रहेंगे ना आप और उतना ही खाते रहेंगे तो आप कभी नहीं खाएंगे। अच्छी सोच, अच्छी डाइट और हमेशा हैप्पी माइंड। अगर आप फुल प्रेजर रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो चीजें आपको हमेशा आपके साथ रहेंगी, और खुश रहना ही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। हर हाल में मैं मानती हूँ इंसान को खुश रहना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपको लिखने का बहुत शौक है, आप शायरी भी करते हो, आपने बहुत सारी बुक्स भी लिखी, आप आर्टिकल भी लिखते हो, तो पहले तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप एक शायरी सुनाइए। शायरी चलिए कोई बात नहीं। आपने जैसे मैंने सुना कि आप काफी बुक्स वगैरह भी लिखे, शेरो शायरी भी करते हो, तो अभी तक आपने क्या क्या बुक्स लिखे, क्या क्या आर्टिकल्स लिखे? और सबसे पहला सवाल कि लिखने का शौक कब से आपको है? लिखने का शौक मुझे हुआ 12th क्लास। मैंने हिंदी पढ़ी, हिंदी में जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, इस तरह से, मतलब कबीरदास, रहीमदास, मतलब बहुत सारे हमारे लोग थे उस समय के जो लिख लिख के चले गए। लोग आज उस पर शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। हिंदी से ज्यादा कठिन भाषा कोई। हिंदी मुझे बहुत पसंद थी और मैंने 12th से लिखना शुरू किया। धीरे धीरे आज भी मेरे पास वो 12th की डायरियां रखी हुई जिसमें मैंने लिखा हुआ है। अब तो चलन बहुत सारी चीजों में आ गया है, लोग बढ़ चढ़कर हर काम करने के लिए बेटियों को भी अग्रसर कर रहे हैं। मतलब काफी बदलाव है समाज में, इस डिजिटल इंडिया में काफी चीजें बदली हैं और काफी चीजों को बदलना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव ही नहीं होगा। मैम, आप बदलाव की बात कर रही हैं, तो सबसे पहला इतना सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लड़कियों को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। उनको समाज की इन
समाज की इन कुरीतियों में बांध दिया जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम रात को बाहर नहीं आ सकती हो, तुम अपने मन से करियर नहीं चूज कर सकती हो। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि लोगों की सोच कहीं ना, अगर आपकी लड़की है वो बहुत आगे बढ़ रही है तो लोग उसको कहीं ना कहीं कैरेक्टर से जोड़ देते हैं। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की को सरवाइव करना बाहर बहुत मुश्किल है, बट लोगों को लगता है कि नहीं, अगर लड़की है तो उसको सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो आप भी वरिष्ठ हैं, आप समाज देख रही हैं, इन सब चीजों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में बहुत पहले हिमांशी जी अच्छे लोग भी थे, बुरे भी थे। आज भी समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। कहते हैं अच्छाई है तो बुराई है और बुराई है तो अच्छाई है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन। इसको ऐसा समझिए कि जो बहुत पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो कभी नहीं रोकते। कुछ लोग हैं ऐसे आज भी जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते। बहुत सारी चीजें हैं, इस पे तो लंबा इंटरव्यू हो किसी दिन बैठ के तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है समाज में बदलाव है। लड़कियां रात में आई, पहले बहुत डर था, अब थोड़ा कम डर है। सबसे बड़ी बात ये कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। इस चीज को मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छा ही होता है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लखनऊ की जनता को हमारे जीके न्यूज के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? लखनऊ तो अपने आप में ही अपनी पहचान है और संदेश के नाम पे क्या कहूँ, हमारा लखनऊ चमकता है और चमकता ही रहेगा। सूरज चमके, चंदा चमके और लखनऊ भी चमके और चमकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।